नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात एन से एनएन की विश लिस्ट की। एन यानी कि नरेंद्र मोदी और एनएन का मतलब यानी कि नीतीश और नायडू। नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी पारी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र के सत्ता हासिल करने वाले चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में हैं और दोनों ही पार्टियों के एनडीए में शामिल होने के साथ ही यह भी तय हो गया था कि बिहार और आंध्र प्रदेश अपनी लंबी डिमांड लिस्ट मोदी सरकार के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि एनडीए सरकार की 292 सीटों में से टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें बेहद अहम हैं और यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियों ने अपनी एक लंबी विश लिस्ट निकाल ली है और नीतीश नायडू की प्रेशर पॉलिटिक्स ने इंडिया गठबंधन मोदी सरकार की तीसरी पारी में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बड़ी अहमियत। चुनावों से ऐन पहले दोनों दल मोदी के लिए साथ आए और जीत के बाद मोदी सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आ गए। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों अपनी अपनी डिमांड से मोदी सरकार पर प्रेशर बनाएंगे और अब कयास सच साबित होते नजर आने लगे। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और कर्ज में डूबे राज्य के लिए बड़े वित्तीय मदद की मांग। पीएम मोदी के साथ नायडू की मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई। राजनीति के जानकार इस तस्वीर के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू एक साथ बैठे दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के हाथ में एक लिफाफा है और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में केंद्र की एनडीए सरकार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले चंद्रबाबू नायडू को इस बात का एहसास है। चंद्रबाबू नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। दिल्ली में मोदी और नायडू की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि केंद्र सरकार या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए टीडीपी और जदयू का विशेष ख्याल रखना जरूरी है। ऐसा इसलिए कि केंद्र में मोदी सरकार को टीडीपी का सबसे ज्यादा समर्थन हासिल है और दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है। अगर दोनों दल मोदी सरकार से नाराज हुई तो 18वीं लोकसभा में सत्ता के समीकरण चरमरा सकते हैं कभी भी। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनते ही नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए। संसद में जेडीयू की 12 सीटों की अहमियत समझने वाले नीतीश ने इशारों ही इशारों में नरेंद्र मोदी को बिहार की उम्मीदों को जल्द पूरा करने का हिंट दे दिया था और अब बिहार चुनावों की सुगबुगाहट के साथ नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हुए प्लान यू टर्न की तैयारी शुरू कर दी। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी गई। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग की गई। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का भी फैसला लिया गया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बिहार को लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे का इंतजार है और बिहार के आर्थिक विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा बेहद जरूरी हो गया। आरक्षण को लेकर मांगा आश्वासन। कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी बात कही गई। जेडीयू के प्रस्ताव में कहा गया है कि ये कोटा संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसे जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाया जा सके और इसे लागू करने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नीट पेपर लीक मामले पर चिंता। वहीं पार्टी ने हाल ही में लीक हुए नीट के पेपर को लेकर कहा है कि इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। इस तरह से परीक्षा में गड़बड़ी होने से छात्रों का विश्वास डगमगाता है, इसलिए परीक्षा को निष्पक्षता के साथ कराया जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस साल होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव रखा गया। पार्टी ने प्रस्ताव में कहा है कि झारखंड से पहले भी जदयू के विधायक रहे, इसलिए पार्टी झारखंड से भी चुनाव लड़ेगी।
पिछले दिनों बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी चौबे की तरफ से बिहार में बीजेपी की तरफ से सरकार बनने के बयान के बाद से बीजेपी और जेडीयू के बीच खटास की खबरें जोर पकड़ने लगी। लेकिन जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने साफ कर दिया कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन मजबूत है और जेडीयू ने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प भी कार्यकारिणी की बैठक में ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा। नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। महत्वपूर्ण है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन, जिसमें उन्होंने घोषणा की है और उन सारी अफवाहों का बाजार बंद कर दिया है कि वो अब इसी गठबंधन में एनडीए में रहेंगे, इधर उधर जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। नीतीश जी कई तरह के मामलों में व्यस्त हैं, जिसमें सरकार भी है, आने वाला चुनाव भी है। लिहाजा उन्होंने अपने काम के बंटवारे के लिए श्री संजय झा जी सदस्य राज्यसभा को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया है। नंबर 4, जिन राज्यों में पार्टी की पहले से उपस्थिति रही है उन राज्यों में भी एनडीए में रहते हुए तालमेल करते हुए चुनाव की संभावना तलाश की जाएगी। एनडीए में नीतीश और चंद्रबाबू की विश लिस्ट ऐसी है जो तीसरी पारी खेल रही नई नवेली मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार से डिमांड की शुरुआत के बाद इंडिया गठबंधन को भरोसा हो चला है कि केंद्र की एनडीए सरकार जल्द धराशायी होने वाली है और बिहार में आरजेडी की तरफ से मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी तक कर दी गई। दिल्ली के मोदी की सरकार हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार है और हम इस लड़ाई को नीचे खड़ा करना खड़ा कर देते ज्यादा। आरजेडी मुखिया और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी। तो दूसरी तरफ आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता के लालच में जेडीयू ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया। आरजेडी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने ना तो समझौता किया और ना ही बीजेपी के सामने घुटने टेके। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं है। सबसे कमजोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार को भले ही सियासत का पलटू राम कहा जाता हो, लेकिन सत्ता में बने रहने का यह नीतीश मॉडल है। जानकार बताते हैं जब जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है तब तब उन्होंने अपने मकसद को पूरा किया है और इस बार भी नीतीश कुमार ने मोदी सरकार का साथ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। लेकिन
चुनाव से एन पहले मुद्दों की बात कर कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं? लंबे अरसे से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही, लेकिन इस बार मोदी सरकार में किंग मेकर बनी जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लाकर मोदी सरकार पर बड़ा दबाव बना दिया। आपको बता दें कि भारत के संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नहीं 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश से अस्तित्व में आया। 1969 में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम को दर्जा प्राप्त हुआ। कमेटी ने टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया था। एक्साइज ड्यूटी में भी छूट दिए जाने की मांग की गई थी। किसी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कई मानदंड हैं और विशेष राज्य का दर्जा हासिल होने पर राज्य को कई तरह के बड़े लाभ हासिल होते हैं। सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के मानकों की बात करें तो पहला, राज्य का पहाड़ी या दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में होना। दूसरा, राज्य की जनसंख्या का घनत्व कम होना। तीसरा, पर्याप्त जनजातीय आबादी का होना। चौथा, राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ होना। पांचवा, आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य का पिछड़ा हुआ होना। और छठा, राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक न होना जरूरी। वही बात फायदे की करें तो पहला, केंद्र से मिलने वाली सहायता में लाभ। दूसरा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का फायदा। तीसरा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में छूट। चौथा, आयकर, कॉर्पोरेट कर में रियायत। और पांचवा, केंद्र की सहायता से बेहतर अर्थव्यवस्था शामिल है। 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार को मौका दिया। चुनावी नतीजों में बीजेपी को 240 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें गठबंधन सरकार की बड़ी मजबूरी बन गई। सरकार बनने से पहले ही मोलभाव का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही मजबूत हुआ विपक्ष मोदी सरकार के नहीं चल पाने की भविष्यवाणी भी करने लगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मोदी की तीसरी सरकार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीतीश और नायडू अड़ंगा लगा सकते हैं, अपनी सीटों के दम पर एनडीए सरकार को झुका सकते हैं। ऐसे मुद्दों में वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा है, जिस पर नीतीश अपना वीटो लगा सकते हैं। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संबंध में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कहा जा रहा है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल तैयार हैं। चूंकि एनडीए गठबंधन में इस बार जेडीयू और टीडीपी की भूमिका अहम है, ऐसे में वो बीजेपी के इस एजेंडे पर रोड़ा बन सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी नीतीश और नायडू राह में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा। उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी कर चुकी। माना जा रहा था कि इस बार सत्ता में लौटने के बाद बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, लेकिन अब सहयोगी पार्टियां बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस एजेंडे पर बीजेपी को बैक स्टेप लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए दबाव बना सकते हैं नीतीश। आपको पता है कि नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना करा चुके हैं। वो देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि इस बार वो मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बना सकते हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों लगातार जातिगत जनगणना की मांग करती आ रही हैं। उसका दबाव भी नीतीश कुमार पर होगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की तरफ से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का असर भी देखने को मिल सकता है, और इसके पीछे की वजह है कि मई 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। इसके अलावा नायडू ने घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनते ही मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नीतीश कुमार का भी मुस्लिमों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। बिहार में भी लंबे समय से मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। मोदी सरकार के सत्ता संभालते ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू ने अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया। नीतीश की राजनीति को जानने वाले कयास लगाने लगे हैं कि 2025 से पहले नीतीश किसी न किसी बहाने से बिहार की सत्ता के लिए पलटी मार सकते हैं, और बिहार का ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।